गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं डॉक्टर योगेश छुटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। और भाई होली का सीजन चल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और पढ़ाई तो जारी रहेगी, सभी को पता है। तो आज जो मैंने सेशन लिया है, यूनिट नंबर 2 है आपकी क्लाइमेटोलॉजी। उसके पीवाईक्यूज का एक सेशन है, डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे आज के सेशन में अपन उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप उनको समझें, सुने और नोट्स भी बनाएं, और आंसर सभी के देते ही रहेंगे, मैं टाइम आपको दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। होली का सीजन है, होली का हंगामा हो रहा है। ठीक है, वो कहते हैं भाई हंगामा क्यों है बरपा। तो हंगामा तो यहां पर स्टार्ट हो चुका है 25 फरवरी से 6 मार्च तक के लिए। ओके, यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन पर 90% तक का बिग डिस्काउंट है। और साथ ही साथ आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी भी मिल जाएगी इस कोर्स के साथ में ही। आपने पहले से कोर्स लिए हुए हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप उसको वैलिडिटी बढ़ाने वाले हैं। तो जिनका भी सपना है जून 2026 का, तो वो उस सपने को साकार करें और एनरोल करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है क्लियरली? ऑडियो वीडियो सब क्लियर हैं? तो एक बार थम्स अप कर देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। रेडी हैं सब लोग पेन कॉपी लेके? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। होली के मौके पर ये आंसर कीजिए, पढ़ें फिर उसके बाद आंसर करें। चलिए भाई आंसर कीजिए। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, नीचे दिए गए दो कथन हैं, है ना। दिसंबर 15 में आया हुआ सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। एक असर्शन है, एक उसका रीजन है ना। तो यहाँ पे कथन क्या है और ये कारण है। उष्ण कटिबंधीय जितने भी चक्रवात हैं उनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 1 वीक। मतलब उनकी उत्पत्ति और समाप्ति तक यहाँ पर क्या रहता है, लगभग 1 सप्ताह के दौरान ये चलता है। आप देखते भी होंगे कोई साइक्लोन आता है तो न्यूज आती हैं, इसकी उत्पत्ति हो चुकी है, फिर धीरे धीरे वो लैंड से टकराता है समुद्र तट से, फिर उसके बाद में उसका इफेक्ट दिखता है। लगभग एक सप्ताह का उसका जीवन काल होता है। बात ये सच है, 100% सच है भाई ये बात। कम वायुमंडलीय कारण क्या है? कम वायुमंडलीय दाब के कारण ये कम वर्षा उत्पन्न करते हैं। कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक नहीं है भाई। वायु दबाव तो कम रहता है, लेकिन वर्षा तो ये भयंकर करते हैं। बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, तूफान, टोरेंशियल रेन होता है, भयंकर मूसलाधार बारिश इनसे होती है। तो ये कथन सही है, ये कथन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है आंसर। चले आगे, सी आंसर बिल्कुल सही है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, आंसर कीजिए। 30 से 40 सेकंड का समय है, बस ज्यादा नहीं।
देखो आसान सा सवाल है, कौन सा वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है? एटमॉस्फेयर में कोई भी ऊर्जा आपके पास में आती है, एनर्जी आती है, बादल बनना, जो भी यहां पर घटनाएं होती हैं, उसके लिए भाई देखो ऊर्जा तो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एनर्जी? वायुमंडल की वो ऊर्जा आती कहां से है? बादलों से नीचे की ओर उत्सर्जित अवरक्त किरणें, बादलों से नीचे की ओर अवरक्त किरणें, अंतरिक्ष में ऊपर की ओर प्रकीर्णित दृश्य विकिरण करेंगे, नहीं नहीं, इनसे नहीं। उत्सर्जित गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट इसको बोलते हैं। लेटेंट हीट क्या होती है कि भाई देखो सोलर रेडिएशन तो आया, यहां पे कोई ओशन है या फिर झील है, उससे क्या बनेगा? बादल बनेगा। वो बादल बन के ऊपर उठा, ठंडा होके वो क्या करेगा? रेनफॉल करेगा, बारिश करेगा। अब देखो जो हीट यहां पर लगी है बादल बनने में, ठीक है, ये ऊपर गया है, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो ये गैस से लिक्विड में बदल जाएगा जब इसकी बारिश होगी तो। लेकिन जो हीट इसको लगी है गैस बनाने में, जलवाष्प बनाने में, वो हीट कहां गई? वो हीट छुपी हुई हीट है, उसको कहते हैं गुप्त उष्मा। वो गुप्त उष्मा ही पूरे के पूरे आपके एटमॉस्फेयर में एनर्जी उत्पन्न करती है, बाकी क्रियाएं आपकी करती है। बादल बनना, तूफान आना, लो प्रेशर बनना, जो भी चीजें आपकी एक्टिविटी होती हैं इसी से संबंधित होती है। पृथ्वी और वायुमंडल का एल्बिडो नहीं, एल्बिडो का रोल नहीं है इसमें। एल्बिडो तो एटमॉस्फेयर से बाहर वापस चला जाता है ना। एल्बिडो तो क्या होता है कि वापस उत्सर्जित हो जाती हैं किरणें, उसको कहा जाता है। आंसर होगा लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, सी आंसर। चलें आगे, एनी डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 30 से 40 सेकेंड का समय है, आंसर कीजिए। विजिबल है ये क्वेश्चन? जूम करूं इसको मैं? लीजिए जूम कर दिया है मैंने। आया हुआ सवाल है भाई, ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलो दीजिए भाई, आंसर दीजिए। एक अभिकथन है, असर्शन है, दूसरा उसका कारण है। असर्शन क्या बोल रहा है, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। असर्शन और रीजन ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, दिखने में बड़े रहते हैं। भाई हाथी जैसा सवाल है, कैसा आंसर आएगा? समान मात्रा में इंसुलेशन के अधीन होने पर भूमि की सतह जल की सतह की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होती है। भाई सॉलिड है ना, लिक्विड और सॉलिड को गर्म करेंगे। एक लोहा बाहर रखा हुआ है, पत्थर देखो जून का महीना होता है, उसमें पत्थर है, चट्टाने हैं, गर्म होकर इतनी गर्म हो जाती है, उसके ऊपर आप रोटी सेक सकते हैं, इतनी गर्म हो जाती है। या सुन लो, गर्म हो जाती है, लेकिन पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, पोरस होता है, नीचे तक उसकी तरंगें उतरती है। जबकि सॉलिड में कोई चट्टान है, उसके अंदर तक तरंगें नहीं जाएंगी। गर्म होगा लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। मतलब तेज गति से गर्म होता है जमीन, लैंड वाला, सॉलिड वाला पार्ट, और अधिक मात्रा में गर्म होती है। बात तो बिल्कुल सच है, 100% ये बात सच है। यस और नो? या सुनो, कारण क्या है? भूमि अपारदर्शी होती है। द लैंड इज ओपेक वाइल वाटर इज ट्रांसपेरेंट
टू सोलर रेडिएशन। जो मैंने कारण बताया सेम टू सेम इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। देखो मतलब थोड़ा मैं और बताने की कोशिश करता हूं। ये लिक्विड है, पानी है ना, पानी के कण दूर दूर होते हैं, यहां 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 यहां, जबकि कोई सॉलिड पार्ट है ना एकदम सॉलिड रहेगा ऐसे। जैसे इसको यहां पे क्या कर सकते हैं, यो सॉरी, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये सॉलिड है ना, भाई सॉलिड है, इसके जो तत्व है ना पास पास में रहते तो बहुत ज्यादा हीट गर्म हो जाता है, जबकि ये सरफेस को गर्म करेंगे जल्दी गर्म हो जाएगी। यहां पर सोलर रेडिएशन नीचे तक प्रवेश कर जाती है, पूरे पार्ट को गर्म करना होता है, इसीलिए जस्ट। तो दोनों कथन सही भी हैं, वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ें? यस, चलो आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, अति शीतित जल मतलब क्या है, सुपर कोल्ड वाटर है, ठीक है, सुपर कूल्ड वाटर है। अब इसका मतलब क्या है भाई, सुपर कूल्ड क्या हो गया, ठीक है, सुपर कूल्ड का मतलब है भाई देखो, सुपर कूल्ड बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका लो है, लेकिन है वाटर, पानी ही है, टेम्परेचर तो कम हो गया लेकिन बर्फ नहीं बना है, शुष्क बर्फ से निर्मित नहीं, बर्फ का एक विशेष रूप 9, 0 डिग्री से नीचे के तापमान स्थिर द्रव्य, यस और नो, जल्दी बोलिएगा। स्टिल लिक्विड है, कोई भी द्रव्य है, आंशिक रूप से द्रव आंशिक रूप से ठोस, 9 भाई रहेगा पूरा द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर उसका बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो है, इसलिए आंसर सी। आसान सा सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना, सुपर कूल्ड का मतलब क्या है, यस और नो। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जूम कर दूं इसको, चलिए प्लीज आंसर।
असर्शन रीजन, ठीक है। मैं खूब सारे ट्राई करवा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभिकथन है, कारण है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय मतलब इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल नहीं लिखा है भाई, इसमें ध्यान रखना, एक एक मीनिंग होता है एक एक वर्ड का। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तूफान नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, सीधी सी बात है। शांत पेटी होती है, डोल्ड्रम होता है। दूसरी चीज और भी कारण है। कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल अपने अधिकतम, नो भाई, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल मैक्सिमम कहां से आ जाएगा? ये देखिए, अपनी धरती माँ का फोटो बना देते हैं। देखिए, बात ऐसी है कुछ कि ये है आपका इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, और ये क्या है? आपका एक्सिस है, अक्ष है, यूं पृथ्वी घूमती है, नॉर्थ पोल, ई साउथ पोल वा, ये क्या है? इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, इसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे इसको? डोल्ड्रम, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? डोल्ड्रम कहेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है भूमध्य रेखीय। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखो, इस क्षेत्र में एक तो आपकी वेस्टर्लीज भी प्रवाहित होती हैं। वेस्टर्ली मतलब पछुआ पवन, वो वाली नहीं जो सब ट्रॉपिकल में चलती है, नो, ये पवने हैं डोल्ड्रम वाली, है ना, शांत पवन। इसको शांत पेटी भी कहा जाता है। इसलिए एक तो एक रीजन ये है कि शांत पेटी है, इसलिए साइक्लोन नहीं आ सकता। दूसरा कारण क्या है? दूसरा ये है कि भाई यहां पे, है ना, इस अक्ष से ये दूरी, इस अक्ष से ये दूरी, इस अक्ष से ये दूरी कम होती जा रही है कि नहीं? तो कोरियोलिस फोर्स है ना, कोरियोलिस फोर्स यहां मैक्सिमम होगा और यहां मिनिमम होगा। समझे कि नहीं इस पॉइंट को? क्या बोल रहा है? भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल अधिकतम, गलत बात, झूठी बात, ये सही है, ठीक है। ये भी एक कारण है, ठीक है। कोरियोलिस बल के कारण भी साइक्लोन बनते हैं, चक्रीय रूप में ऊपर बहने लगते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सत्य है, लेकिन आर असत्य है। सी आंसर बिल्कुल सही है। कोई डाउट? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आंसर कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए भाई, कहानी ऐसी है कुछ, कहां पाई जाती है जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम की परत कहां पाई जाती है? कल परसों ही मैं पढ़ा रहा था एप्लीकेशन पे। ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से 18 किलोमीटर तो ये हो गया, और ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका ये क्या पाया जाता है? ये क्षोभ मंडलवा है। क्या है? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फियर।
और यहीं पे आपकी ट्रोपोपोज ऐसे आ जाती है। फिर आपकी जेट स्ट्रीम है क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर लगभग इसमें बहती है। कल परसों बताया था मैंने क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये तो हो गई आपकी पृथ्वी, अर्थ है, अर्थ ये रहा, ठीक है। अर्थ ये ध्रुवीय क्षेत्र मान लीजिए, ये पोलर रीजन मान लीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एप्लीकेशन में। आप ही लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सब लोग देखिए ध्यान से। तो क्षोभ मंडल मध्य में नहीं, ऊपरी क्षोभ मंडल में, संपूर्ण में नहीं, ये अपर लेयर है, इसको क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा, यस और नो। तो ये क्षोभ मंडल का अपर लेयर है, इसमें आपकी जेट स्ट्रीम पाई जाती है। ऐसे करना पड़ेगा एक क्वेश्चन को सोल्व। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर बिल्कुल सही। यस और नो। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, पुराना है लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखना इसको। अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में, अक्टूबर 2016 में कैरेबियन सागर में आए तूफान मैथ्यू, बहुत सारे तूफान आते हैं वहां पर, हरिकेन भी बोलते हैं, वही रीजन है ये, का मुख्य केंद्र किस क्षेत्र में था। तो देखो अब 17 में क्वेश्चन आया है और 17 का पेपर है जनवरी का, और लेकिन अक्टूबर 2016 का करंट अफेयर का सवाल पूछा गया है। तो अभी 2026 जून में पेपर होगा, तो 2025 के कोई साइक्लोन वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो भाई देखो इसका आंसर लेकिन बहुत आसान है, कैरेबियन सागर में, भाई फ्लोरिडा है, इसका हो सकता है ना, फ्लोरिडा जैसे आप देखेंगे यूएस से ऐसे है, ठीक है, यूं करके, ये यूएसए का मैप है ना, तो ये कैरेबियन ओशन है, ये फ्लोरिडा है, लेकिन इसका तो फ्लोरिडा नहीं था, जॉर्जिया अलग से एक स्टेट है, दक्षिणी कैरोलिना अलग से एक स्टेट है, मेनलैंड में है। उत्पत्ति कहां पे होगी, उत्पत्ति होगी आपकी समुद्र में, ओशन में, लेकिन यहां पर है हैती, और ये सारे के सारे आइलैंड है, दक्षिणी पश्चिमी हैती। हैती वही है जहां पर बहुत बड़ा एक भूकंप भी आया था कुछ सालों पहले, हैती। ये कैरेबियन सी में यहां पर आपका हैती है, वेस्ट इंडीज जिससे आज मैच है, ठीक है, वेस्ट इंडीज। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी हैती। अब देखो कोई हिंद महासागर में कोई साइक्लोन आएगा, प्रशांत में भी आएगा, तो वहां का करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कोई बन रहा है क्या, यस और नो। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भाई आंसर कीजिएगा।
वही सेम कहानी आ गई है भाई। वायुमंडल में एनर्जी कहां से आती है? ऊर्जा। कौन सा? तूफानों के निर्माण के लिए। तूफानों का निर्माण भी है ना, आपने पढ़ा होगा। तूफान जब साइक्लोन आता है, ठीक है, इस प्रकार से, उसकी जो नमी है ना, समुद्र में इसकी उत्पत्ति होती है, समुद्र में ही ये चलते हैं, तूफान लाते हैं, फिर ये समुद्र तट की तरफ जाते हैं, ये बात सच है। लेकिन जो समुद्र के द्वारा जो नमी होती है ना, वही इनका पेट्रोल डीजल सब कुछ होता है, उससे ही इनको ऊर्जा ज्यादा आती है। खतरनाक तरीके से ये अपनी तबाही मचाते हैं, मतलब आपकी नमी जलवाष्प के कारण, ठीक है, ये उनका कारण होता है। उससे क्योंकि हीट भी मिलती है इनको। ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा तूफानों के निर्माण का मुख्य ऊर्जा स्रोत है? तूफानों के निर्माण का मुख्य ऊर्जा स्रोत है पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा 9, संघनित जलवाष्प से प्राप्त गुप्त उष्मा। मैंने बोला था एटमॉस्फेयर में लेटेंट हीट का बहुत उपयोग रहता है। जलवाष्प जो नमी रहती है, वो नमी रेनफॉल करेगी, बारिश करेगी, फिर उससे जो ऊर्जा मिलेगी उससे ही आपका साइक्लोन चलता है। यस और नो? बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन, बड़े जीवाश्म ईंधन का कोई रोल नहीं है। ओजोन O3 है ये, है ना, O3 है ये, वायुमंडल का निर्माण। नो, बी आंसर यहां पर परफेक्टली सही है। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा से ही बहुत बड़ा साइक्लोन, तूफान, ये सब एक्टिविटी होती है, ऊर्जा वहीं से प्राप्त होती है। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूरे 40 सेकंड दिए जाएंगे, आंसर कीजिएगा। चलें आगे। देखो, ये है आपकी किस वायुमंडलीय, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ऊंचाई के साथ तापमान लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर की औसत दर से घटता है? भाई पृथ्वी से, सतह से आप ऊपर जाएंगे ना तो तापमान घटता है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पर बढ़ता भी है। समतापमंडल में -80 से 0 हो गया, आयन मंडल में और बढ़ेगा, मध्यमंडल में फिर घटता है तापमान, आयन मंडल में फिर बढ़ता है तापमान। मैंने पूरी कहानी बताई हुई है। लेकिन क्षोभ मंडल में घटने की दर है ना, 100 मीटर ऊपर जाएंगे आप, 100 मीटर, तो आपका 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। 1 किलोमीटर जाएंगे, मैंने 1 किलोमीटर के लिए बताया था 6.5 लगभग, या फिर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान घट जाता है। इसी को कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, NTLR। हिंदी में कहें तो सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स
रेट कितनी है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 100 मीटर करेंगे अपन, तो इसका 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं इसको। नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नहीं रुको। ये रहा। आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। देखो भाई, आसान सा सवाल है, आंसर दीजिएगा सब लोग। देखिए, दो अभिकथन, इनको मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। ऐसे सवाल गलत नहीं हो, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा मैं जूम कर दूं। अभिकथन और कारण। ITCZ का इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का विस्थापन स्थल की तुलना में समुद्र पर अधिक होता है। गलत बात। समझ रहे हैं? द शिफ्ट ऑफ ITCZ इज ग्रेटर ओवर सी के ऊपर नहीं, लैंड के ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर ही ज्यादा होता है। देखो, इसको मैं अगर समझाना चाहूं तो देखना, जो आपका ये कहना चाह रहा है कि ITCZ कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये वाला 0 डिग्री, 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये वाला जो रीजन है ना ITCZ, ठीक है। अब ये सूर्य ऊपर की तरफ जाता है, गति करता हुआ, तो ऊपर खिसक जाता है, कभी नीचे खिसक जाता है। लेकिन बोल रहा है समुद्र में ज्यादा खिसकता है या फिर स्थल पर ज्यादा खिसकता है। अब देखिए, स्थल जल्दी गर्म होता है, ठीक है, थल पर ज्यादा खिसकेगा, समुद्र पर कम। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, देखना। ITCZ का विस्थापन स्थल की तुलना में समुद्र पर अधिक। गलत बात है, समुद्र पर नहीं है, स्थल पर ज्यादा, क्योंकि स्थल जल्दी गर्म होता है, तापमान ज्यादा होगा तो वेरी करने लगेगा ITCZ। कारण क्या है? स्थल की सतह जल निकायों की तुलना में अधिक गर्म। देखो, स्थल की सतह जल निकायों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। किसकी? स्थल की। तो ये बात तो यहां पर गलत हो गई, ये बात सही है। यस और नो? तो मतलब ये बात यहां पर गलत बोल रहा है, असत्य है, ये सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? कोई डाउट है?
यस और नो, ये कहानी आपकी क्लियर होती है। चलिए आगे और करते हैं प्रैक्टिस। मज़ा आ रहा है भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए इसका आंसर कीजिए। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, जूमवा, ये लीजिए, आंसर कीजिए। 40 सेकंड। देखिए भाई, एक है अभिकथन असर्शन, दूसरा है कारण। खूब सारे क्वेश्चंस लिए हैं आज मैंने असर्शन और रीजन वाले। हवा में नमी की कम मात्रा के कारण ऊंचे तूफानी बादल बनते हैं। नमी की कम मात्रा, ये कह रहा है ये बात। यस और नो, नमी की कम मात्रा होगी तो ऊंचे बादल बनेंगे। अरे भाई एक बात बताइए, लो मॉइस्चर कंटेंट low moisture content in air leads to the formation of towering storm clouds। टावरिंग स्टॉर्म का मतलब तेज गति से ऊपर जाएंगे ये बादल, और यूं टावर की तरह से। तो भाई ये टावर तो इतनी एनर्जी कहां से आएगी जब नमी ज्यादा होगी, कम नमी के कारण नहीं। मेरी बात समझ में आई? नमी ज्यादा होगी, जलवाष्प ज्यादा होगी तो ऊंचे तूफानी बादल बनेंगे, तेज गति से ऊपर चढ़ेंगे और वो फिर रेनफॉल भी तगड़ा करेंगे, अच्छा वाला करेंगे। अरे समझे कि नहीं? ये ऑप्शन गलत बिल्कुल। अब ये गलत होते ही आपका आंसर डी आ जाता है, क्योंकि ए असत्य है इन सब में, ये सत्य 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 है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक ऊर्जा का स्थानांतरण वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से होता है, सच है। बादल बनते हैं, हवाएं चलती हैं, भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है, वही हीट ध्रुवीय क्षेत्रों में भी जाती है, एक्सचेंज होती रहती है ना। अरे भाई आपकी पछुआ पवनें यूं चलती हैं, आसमान में उठती हैं, फिर आपकी ट्रॉपिकल रीजन में 23.5 डिग्री पर नीचे उतरती हैं, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो ये सर्कुलेशन होता रहता है किस किस चीजों का? भूमध्य रेखा से ध्रुव तक ऊर्जा का स्थानांतरण वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से होता है। लेकिन एक चीज और देखो, एक कारक और है उष्मा के स्थानांतरण के लिए। कमेंट करके बताएंगे या मैं बताऊं? जल्दी से बोलें। ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स हैं, वो क्या करती हैं? समुद्री जल धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, वो भी आपका तापमान को बैलेंस बनाने का काम करती है। ठीक है, आंसर तो आपका डी हो जाएगा, लेकिन ये कारण भी है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताओ आप पहले। ऐसे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। इस प्रकार के क्वेश्चंस की। अब देखो 18 का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है, लेकिन कितना बेहतरीन सवाल है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कई लोग कई बार कहते हैं सर कंफ्यूजन हो रहा है हमको, ए आएगा या बी आएगा। भाई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए ना कंफ्यूजन हो रहा है। यस और नो? आंसर क्या आ जाएगा? डी। इमेजिनेशन भी है। ज्योग्राफी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है भाई, इमेजिनेशन कर सकते हैं। भाई अभी अंटार्कटिका में क्या माहौल होगा? बर्फ बहुत कम होगी, ठंडी लगेगी, स्वेटर बर्फ जमी हुई होगी, आसमान में एयर, ओशनिक करंट कैसे फ्लो होती हैं, सब चीज़ें इमेजिनेशन कर सकते हैं आप। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। माँ जैसे है, पूजा करिए भाई इसकी। तो चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ें और इसको आंसर करें।
अभिकथन और कारण का ही सवाल है, ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चंस किए आज अपन ने और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभिकथन ए कारण, ठीक है, यस और नो? क्या बोल रहा है अभिकथन? वायु केवल वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम है। विंड हवा, हवा का बहना, विंड इज द रिजल्ट ऑफ ओनली, यहां वर्ड देखना, ओनली द वर्टिकल डिफरेंस इन द एटमोस्फेयर। ओनली वर्टिकल नहीं है, पैरेलल भी तो हो सकता है। उस क्षेत्र में तापमान बढ़ गया है, वायुदाब कम है, तो यहां से हवा अपन भेज देंगे, भाई जाइए हवा, क्योंकि हमारे पास खूब सारी हवा है, विंड है, हवा का दबाव यहां पर ज्यादा है। तो केवल वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल भी है। ई वाला कथन गलत, तो ई वाला आंसर आ चुका है ऑलरेडी। ये लो भाई, इतना आसान सवाल था, पकड़ना सीखिए कौन सा पार्ट। और देखो ऐसे ही एकदम कान नाक सब दिमाग पूरा खुला रख के फिर पेपर सोल्व करना है, एकदम एक्टिव रह के ब्रेन। अच्छा ये गलत, कट, तुरंत आंसर। ये गलत, इसको पढ़ने की नीड नहीं है। हम आज पूरा बिहार से हैं, ठीक है, पूरा बिहार भोजपुरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये गलत हुआ। अब कारण क्या बता रहा है? अब ये कथन यहां पर सत्य भी सत्य हो रहा है। देखो चेक करते हैं, वायुदाब में असमानताओं को संतुलित करने का प्रकृति का प्रयास है। यस यस यस, वायुदाब में अंतर आएगा, उसको बैलेंस करता है। हवा, विंड, मैंने पढ़ाया था ये, हवा का दाब ज्यादा, इधर कम बहने लगेगी, इधर दाब ज्यादा, इधर कम बहने लगेगी। बस सब जगह एयर प्रेशर बराबर हो जाएगा तो हवा बिल्कुल नहीं चलेगी। यस और नो? मेरी कहानी समझ में आई या नहीं, जल्दी कमेंट करके बताएं। और करें क्वेश्चंस, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। आसान सा सवाल है, बहुत प्यारा सा स्वीट सा सवाल है। एल्बिडो का क्रम आपको याद भी रखना है। क्या बोल रहा, एल्बिडो सबसे अधिक, एल्बिडो उत्पन्न, मतलब एल्बिडो का मतलब सोलर रेडिएशन आएगा और वापस चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सतह है सरफेस अधिकतम एल्बिडो? तो सबसे चमकीली होगी। ताजा हिम आवरण, फ्रेश स्नो कवर सबसे ज्यादा, मेघ भी उससे कम, वन आवरण भी कम, रेगिस्तानी आवरण सबसे कम। मैं इसका क्रम बनाना चाहूं तो सबसे ज्यादा ए, बी, सी, डी सबसे ज्यादा, ये क्रम बन जाएगा। ताजा हिम, फिर मेघ हैं, बादल हैं, उनकी भी सरफेस चमकीली रहती है, फिर वनावरण, फिर रेगिस्तान की मिट्टी रहेगी, वो सबसे कम। वनावरण आई थिंक सबसे कम होना चाहिए, या रेगिस्तानी आवरण, हाँ डी सी ऐसे होगा। एल्बिडो का मतलब ऐसी सतह, चमकीली सतह जो सोलर रेडिएशन को वापस से परावर्तन कर देती है, चमकीली होगी, शाइनिंग वाली होगी। तभी तो देखते हैं बर्फीले वाले क्षेत्रों में ज़्यादा परावर्तन होता है, आपको वो हो जाता है, टैनिंग हो जाती है फेस पे, काला पड़ जाता है फेस। ठीक है, कम से कम 15 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं। अभी अपन एक काम करते हैं, अभी इस सेशन को एंड ही करते हैं। कुछ
मेरे पास अपडेट है। मेहनत की स्याही से जो लिखता है तकदीर, वही बनते हैं JRF, वही होते हैं नसीब के अमीर। मतलब मेहनत से ही भाई देखो आपका अमीर बना जा सकता है, नसीब का अमीर। नसीब कुछ नहीं होता भाई, मेहनत ही बदलती है। ठीक है, चलिए होली हंगामा ऑफर चल रहा है। जून के लिए जुड़ना चाहें तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक ऑफर है। 90% तक का डिस्काउंट, वैलिडिटी एक्स्ट्रा भी मिलने वाली है। वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। पेपर 1 के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये प्राइम की फीस है, वो स्टैंडर्ड की। प्राइम में टेस्ट सीरीज और आपको MCQ बैच मिलेगा। पेपर 2 ये सारे अवेलेबल हैं लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये प्राइम में लेने की कोशिश करें भाई, है ना। पेपर 1+2 कॉम्बो है तो यहाँ पर ये रहेगा। रिकॉर्डेड बैच है, यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। रिकॉर्डेड ले सकते हैं, अपनी स्पीड से देखिए बैच, पूरा का पूरा कोर्स देखिए, रिकॉर्डेड है पूरा का पूरा, रेडी टू ईट है। उसकी फीस भी नॉमिनल सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड 1+2 ये आप देख सकते हैं। यस, ये खासियत है पूरे कोर्सेज की। क्या क्या, वीडियो, ऑडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, स्टूडेंट सपोर्ट, कभी भी। तो सभी को होली की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। यस और नो, कैसे हैं सब लोग बताइए भाई कमेंट करके। एंजॉय करना है होली, त्यौहार भी इंजॉय करना चाहिए। त्योहारों का बड़ा साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज भी होता है। त्यौहार के समय सब लोग खुश रहते हैं, है ना। इस खुशी को प्लानिंग में बिताइए, प्लानिंग बना सकते हैं आप। थोड़ा बर्डन कम है, क्लासेस कम हो रही हैं एप्लीकेशन की भी, तो प्लानिंग करें क्या मेरी कमी है। खुशी के मौके में आपका दिमाग भी अच्छा चलता है। प्लानिंग करें, ये कमी है मुझे, ये कर सकता हूँ मैं, है ना। नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये सारे काम आपको करने होंगे। ठीक है, और JRF का इस होली पर प्रण ले लीजिए, है ना। होली के पर्व पर पूरा का पूरा कमिटमेंट कर दीजिए खुद से। इस होली पर मैं क्या गिफ्ट करने वाला हूं, जून जुलाई में रिजल्ट आएगा तो JRF गिफ्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो हाउ इज द जोश कमेंट करके जरूर बताएं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताएं, और सेशन अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मजा आया है तो स्टेटस भी लगा सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।